हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को तहे दिल से जो है ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। तो अब जेकेएसएसबी को हम क्या बोलें, उसने आपको पढ़ाई पे लगा रखा है तो आप जो है वो ईद को सही तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर पाओगे। तो चलिए खैर, ये भी सही। तो आज के इस सेशन के अंदर हम 40 एमसीक्यूज़ करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, यानी कि जिसमें हमारे जो एमसीक्यूज़ शामिल रहेंगे वो बेसिक फ्यूचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रहने वाले हैं, प्रियम्बल से, फंडामेंटल राइट से, डीपीएसपी से और फंडामेंटल ड्यूटी से। तो ये वाला जो सेशन है ये उन सभी एस्पिरेंट के लिए ज़रूरी है जो तैयारी कर रहे हैं आपके ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम की, जो आपका जेकेएसएसबी कंडक्ट करवाता है। जैसे कि आपका सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम हो गया, उसके अंदर इसी तरीके से सिलेबस को जो है वो दिया गया है। पटवारी का एग्ज़ाम हो गया, एनटी का एग्ज़ाम हो गया, या आने वाले जितने भी ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम होंगे उनके अंदर ये पार्ट तो आपका रहेगा ही रहेगा। सो ये उन सभी एस्पिरेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा जो भी सेंट्रल एग्ज़ाम आप देते हैं उसके अंदर ये पार्ट आपका रहता ही रहता है इंडियन पॉलिटी का। तो यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये तमाम बच्चों के लिए जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम, सो वहाँ उन बच्चों के लिए ये वाला पार्ट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम अपने सेशन की ओर बढ़ते। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर है, When was the Constitution of India was adopted by Constituent Assembly? When was the Constitution of India was adopted by the Constituent Assembly? Constituent Assembly ने Constitution of India को कब अडॉप्ट किया था? ये प्रियम्बल के अंदर भी आपको पढ़ाया था मैंने, ये ठीक है। तो बताएंगे 25 तक अक्टूबर 1948, 26 ऑफ नवंबर 1949, 26 ऑफ नवंबर 1948, या इनमें से कोई नहीं। अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में करते जाएंगे, फिर फाइनली टैली करेंगे कितना आप पानी में हैं और कितना दूध में। When was the Constitution of India was adopted by Constituent Assembly? तो कब Constituent Assembly ने इसको अडॉप्ट किया था? तो करेक्ट आंसर इज 26 ऑफ नवंबर 1949 को Constituent Assembly ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो अडॉप्ट किया था। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंशन्ड एज द एग्जीक्यूटिव हेड? एग्जीक्यूटिव हेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के अंदर जो है वो बताया गया है? आर्टिकल 53 क्लॉज 1, आर्टिकल 74, आर्टिकल 78, आर्टिकल 112। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 52 के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करी गई है और 53 क्लॉज 1 के अंदर प्रेसिडेंट एज एन एग्जीक्यूटिव हेड जो है वो बताए गए हैं आपका इंडिया के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आर्टिकल 53 क्लॉज 1 के अंदर ये पावर दी जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, हु सजेस्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फॉर इंडिया इन 1934? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सजेस्ट करता है कॉन्सेप्ट, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का कॉन्सेप्ट 1934 में, 1934 में कौन आदमी जो है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जैसा कॉन्सेप्ट जो है सजेस्ट करता है? सी राजागोपालाचारी, बी आर अम्बेडकर, एम एन राय यानी कि मनिंदर नाथ राय, ठीक है, जो 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी करते हैं, या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो जल्दी से बताएंगे, ठीक है, कौन सजेस्ट करता है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली 1934 के अंदर? सी राजा गोपालाचारी, बी आर अम्बेडकर, एम एन राय या जवाहरलाल नेहरू? सो मनिंदर नाथ राय इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांड द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? ऑफिशियली कब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड करा था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाने के लिए? दिसंबर 1934, 1934, दिसंबर 1935, अगस्त 1939 या फिर अक्टूबर 1940? तो जल्दी से अपना आंसर करते जाएंगे। तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? दिसंबर 1934 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड करी थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि 1934 में ये कॉन्सेप्ट कौन देता है आपका? मनिंदर नाथ राय। तो वहीं पे आपका जो है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिमांड भी रख दी गई, ऑफिशियली डिमांड कर दिया गया कि हम एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाएंगे।
अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, हु मेड द डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रेंचाइज ऑन 15 नवंबर 1939। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है उसकी जो डिमांड, हु मेड द डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रेंचाइज, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिमांड किस बेस पे करी, अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे करी, यानी कि ऐसा हम जो है आइडिया के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाएंगे कि जो आपका आइडिया कैसा रहेगा, अडल्ट फ्रेंचाइज जिसमें सभी को हक होगा वोटिंग राइट का, चाहे वो औरत हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, ठीक है। ट्रांसजेंडर को राइट नहीं था, ये बात याद रखना, उनको राइट बाद में मिलता है। उनको कब मिलता है राइट, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना, एफर्ट मारो अपने भी, ठीक है। हु मेड द डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रेंचाइज, तो कौन, आपके सी राजा गोपाल आचारी, ठीक है। चलिए, और सी राजा गोपाल आचारी इसके अलावा और क्या है, ठीक है, ये भी बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, हु वाज एम एन रॉय यानी कि मनिंदर नाथ राय कौन थे, हु वाज एम एन रॉय हु सजेस्टेड द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली 1934, ये थे कौन, क्या ये लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, क्या ये इंडियन कम्युनिस्ट मूवमेंट के पायनर थे, क्या ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, क्या ये प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के। तो मैंने पहले बताया 1925 में इन्होंने क्या करा था, कम्युनिस्ट पार्टी बनाई थी, ठीक है, साउथ इंडिया के अंदर। तो ऑफ कोर्स ये क्या है, पायनर ऑफ इंडियन कम्युनिस्ट मूवमेंट इन्होंने चलाई थी। और रेडिकल डेमोक्रेसी की बात करते थे, ये रेडिकल डेमोक्रेसी की, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि रेडिकल डेमोक्रेसी की बात कौन करता था, तो मनिंदर नाथ राय, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर विच वन अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा आर्टिकल जो है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। सो आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, आर्टिकल 23 या फिर आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोवर्स द सुप्रीम कोर्ट टू इशू वेरियस टाइप्स ऑफ रिट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कि आप कुछ रिट जारी कर सकते हैं, आर्टिकल 226, आर्टिकल 32, ठीक है। तो अब काफ़ी सारे बच्चे बोलेंगे सर 226 भी तो होगा इसका आंसर, तो लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो क्या होगा आंसर, आर्टिकल 32 जो है, इस आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कुछ रिट जारी करता है, 5 तरीके की रिट जारी करता है, हैबियस कार्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो, सर्शोरी, ठीक है, ये रिटें जारी करता है, और उस किस बात के लिए, फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है। चलिए, तो ये 5 की 5 रिट भी पढ़ाई हुई है मैंने, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, Which of the following is not one of the writ that the Supreme Court can issue under 32 of Indian Constitution? इनमें से कौन सी रीट नहीं है जो अंडर 32 जो है सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। हैबियस कार्पस है तो बिल्कुल है, मैंडामस है बिल्कुल है, प्रोहिबिशन है तो बिल्कुल है, समन जारी नहीं करता आर्टिकल 32 के तहत। आर्टिकल 32 बिलोंग टू विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से पार्ट से है, तो जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट में, शेड्यूल में एंड आर्टिकल में है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे अभी हमारे कितने आर्टिकल जो है हो चुके हैं, कितने शेड्यूल हैं, कितने पार्ट हैं। इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब कितने शेड्यूल थे, तब कितने पार्ट थे, तब कितने आर्टिकल थे, एंड अभी कितना नंबर का अमेंडमेंट जो है ये चल रहा है। ये कुछ क्वेश्चन है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, पार्ट सेकंड, पार्ट फर्स्ट, पार्ट थर्ड या पार्ट फोर्थ, ठीक है। तो पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फंडामेंटल राइट, तो आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर द राइट टू एजुकेशन,
कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर राइट टू एजुकेशन 21 आर्टिकल को ऐड किया गया था, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर उसको जो है ऐड किया गया था? 88th, 89th, 87th या फिर 86? तो 86th अमेंडमेंट हुई थी आपकी। ठीक है, चलिए कौन से ईयर में हुई थी ये भी बताएंगे, कौन से ईयर में हुई थी ये भी बताएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, The 86th Amendment of the Indian Constitution led to the enactment of which significant piece of legislation related to education? Right to Information Act 2005, Right to Education Act 2009, जुवनाइल जस्टिस एक्ट 2015 या फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2010? बताएंगे जल्दी जल्दी, क्या बी होगा या डी होगा ये बताओ, दो तो बार हो गए सीधे, बी होगा या डी होगा? सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज नॉट बोरोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से कौन सा जो आपका फीचर है वो हमने कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो नहीं करा हुआ ये बताना है आपको। ठीक है, कौन सा प्रोविजन जो है हमने कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो नहीं करा हुआ? फेडरल सिस्टम विद फोर्टिफाइड सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द स्टेट, एडवाइजरी एडजुडिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा? तो फेडरल सिस्टम विद फोर्टिफाइड सेंटर किया हुआ है। ठीक है, फेडरल तो वो तो किया ही कनाडा से है कि भाई हमारा किस तरीके का फेडरलिज्म रहेगा, स्ट्रॉन्ग फेडरलिज्म रहेगा। ठीक है, ये तो हमने कनाडा से ही करा हुआ है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, बिल्कुल ये भी करा है। एडवाइजरी एडजुडिकेशन, बिल्कुल क्या एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, 124 आर्टिकल के अंडर क्या करेगा, एडवाइस करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, जिसको प्रेसिडेंशियल रेफरेंस बोला जाता है। अब लास्ट वाला जो है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो नहीं करा हुआ है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ टू राज्यसभा ये कहाँ से बोरो करा है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सेक्शन ऑन सिटीजनशिप ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन? इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सेक्शन ऑन सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप का आइडिया हमने कहाँ से लिया था, मतलब इंस्पायर कहाँ से हुए थे हम? फ्रांस से, यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से या फिर यूके से? तो याद रखेंगे यूएसए से। ब्रिटेन के अंदर क्या है, डबल सिटीजनशिप, ड्यूल सिटीजनशिप। हमारे यहाँ पे क्या है, सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि आप एक ही टाइम पे जम्मू कश्मीर के और इंडिया के, तो आप इंडिया के सिटीजनशिप हुए। तो ये नहीं कि आपका ब्रिटेन के अंदर जो स्टेट का सिटीजनशिप होता है वो अलग से और उसके बाद कंट्री का सिटीजनशिप अलग से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, द आइडिया ऑफ द कंकरेंट लिस्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डैश, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर जर्मनी? तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज गिवन? जिस शेड्यूल को चेंज करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को भी यहाँ पे लागू किया गया एंड यूनियन टेरिटरी बनाई गई आपकी दो, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ। तो फर्स्ट शेड्यूल याद रखेंगे, पहले शेड्यूल के अंदर। अगला क्वेश्चन है आपका 17 क्वेश्चन, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन वेरियस स्टेट एक्सेप्ट असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम? Which schedule of the Indian Constitution deal with the administration and control of scheduled areas and scheduled tribes in various states except Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram? Fourth, fifth, sixth और सेवन्थ? जल्दी जल्दी बताएंगे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ। मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम को एक्सेप्ट करके बताना है, छोड़ करके। तो डील विद फिफ्थ शेड्यूल, तो सिक्स शेड्यूल की डिमांड कौन कर रहा था, आपके लद्दाख वाले। ठीक है, हमको भी उसमें डालो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगर इनके लिए जो है आपका फिफ्थ नहीं है तो इनके लिए कौन सा शेड्यूल है? अगला क्वेश्चन सेम इसी पे है, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम? फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है या एट्थ है? तो सिक्स शेड्यूल। ठीक है, तो इसी की डिमांड लद्दाख के लोग करे थे। ठीक है, जो बड़ा अनशन करे हुए थे, सोनम वांगचुक, तो ये इसी शेड्यूल की डिमांड कर रहे थे कि हमको इस शेड्यूल के अंदर डाल दिया जाए।
प्रोटेक्टेड रहता है। फिर एक कमेटी बनती है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी, उसकी इजाज़त के बिना आप वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज हैंड रिटन बाय, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का लिखा किसने था, हैंड रिटन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सरोजिनी नायडू, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर है, आपको रट लेना है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लिखा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इंक्लूड्स प्रोविजन फॉर इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन के लिए कौन सा आर्टिकल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ सकता है आपको क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 324, आर्टिकल 4143, आर्टिकल 243, आर्टिकल 233। तो आर्टिकल 324 जो है ये डील करता है इलेक्शन कमीशन के साथ। अगला क्वेश्चन है, विच फ्रीडम इज कंसिडर्ड एज द हाल मार्क ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, ठीक है। कौन सा फ्रीडम, फंडामेंटल राइट, मतलब कौन सा फ्रीडम जो है वो आपका हाल मार्क ऑफ डेमोक्रेसी कंसीडर करा गया है, डेमोक्रेसी का हाल मार्क बोला गया उसको। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, या फिर फ्रीडम राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन बाहर निकालो, ये बाहर निकालो, या बताओ बी है या फिर सी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन या फिर फ्रीडम ऑफ असेंबली। तो हाल मार्क ऑफ डेमोक्रेसी इज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट, इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट के अंदर इनमें से कौन इंक्लूड नहीं है। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, क्या ये इंक्लूडेड है, तो बताएंगे। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट इंक्लूडेड है, तो बताएंगे। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट इंक्लूडेड है, या बताएंगे। नन ऑफ द अबव। तो देखो भाई साहब, ये इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है, ये इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। चलिए, द राइट विच इज लीगल बट नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल तो है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, मतलब फंडामेंटल की कैटेगरी में नहीं रहा, हटा दिया गया वहाँ से। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 के अंदर था, ये बचा रहा, 301 के अंडर चला गया, अब ये लीगल राइट है, ठीक है। अगला है आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 19 बताना है आपको। तो आर्टिकल 19 क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की आज़ादी, सोचने की आज़ादी, ठीक है, लिखने की आज़ादी। अगला क्वेश्चन है आपका, फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम द रशियन, यूएस, ब्रिटिश या फिर एक्ट ऑफ 1935, जिसका 60% हिस्सा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है। तो कहाँ से हमने बोरो किया है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। कहाँ से, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, हाउ मेनी आर्टिकल्स कम अंडर राइट टू इक्वलिटी, 2, 3, 5 या 4। राइट टू इक्वलिटी के अंदर कितने आर्टिकल आते हैं, 14 से लेकर के कहाँ तक आर्टिकल उसके अंदर आते हैं, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 5 आर्टिकल उसके अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, हु अमंग द फॉलोइंग हेडेड द 9 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच दैट डिक्लेयर द राइट टू प्राइवेसी एज फंडामेंटल राइट, राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट। और इसको भी इंक्लूड करा गया किसके अंदर, आर्टिकल 21 के अंदर, 20, ठीक है, जिसके अंदर आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करी गई है। तो राइट टू प्राइवेसी भी डायरेक्टली उसका पार्ट है। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को आपका जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो इंटरप्रिटेशन उसकी करता रहता है, उसकी जो रेंज है उसको वाइड करता रहता है, उसको एक्सटेंड करता रहता है। उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी, JS कहर, दीपक मिश्रा, HG कान्या या TS ठाकुर, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो है ये फैसला दिया था। तो याद रखना है आपका JS कहर, ठीक है, JS कहर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जस्टिस दीपक मिश्रा जो 45th चीफ जस्टिस है इंडिया के, प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन विच लैंडमार्क जजमेंट दैट डीक्रिमिनलाइज्ड गे
sex by striking down a part of section 377। जो 377 जो पहले आप अगर इसके सॉरी अगर आप अननेचुरल तरीके से जो है इंटरकोर्स करते थे तो सेक्शन 377 के तहत आपको सजा हो सकती थी, तो इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया। ठीक है, ऑफ द इंडियन पिनल कोड। तो वो कौन से केस में करा था? सबरीमाला टेम्पल केस में, राइट टू प्राइवेसी केस में, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या फिर आधार केस। तो कौन सा केस था? नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, डैश ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डील्स विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, यही आर्टिकल एक ऐसा आर्टिकल है जिसके बेसिस पे जो है हम हमला नहीं करते दूसरों पे पहले। ठीक है, हम रिटेलिएट करते हैं। डैश ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, क्योंकि हमने बुनियाद ही अपनी जो है शांति के बेसिस पे रखी है। बड़े ज़बरदस्त लोग थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, क्या सोच थी उनकी, 100 साल बाद की सोच थी उनकी। ठीक है, वैसा कैबिनेट, वैसे लोग दोबारा से इंडियन पार्लियामेंट को नहीं मिले। ठीक है, डैश ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डील विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। 43, 50, 51 या फिर इनमें से कोई नहीं तो 51 आर्टिकल, बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल है। इसी के बेस पे हम दूसरों पे हमला नहीं करते, पहले हम रिटेलिएट करते हैं। ठीक है, हम रिटेलिएट करते हैं, हम अपनी परंपराओं को जिंदा रखे हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन के ऊपर, एज पर आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द स्टेट शैल इंडीवर टू डैश प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, improve the environment, safeguard forest and wildlife of the country, cooperate with international environment agencies। 48 article 48 clause A of the constitution of India, the state shall endeavor to, किसको endeavor करेगी? protect the environment, improve the environment, safeguard forest and wildlife of the country, या फिर cooperate with international environment agencies। तो इनमें से कितनी स्टेटमेंट सही हैं और कौन सा गलत है? तो याद रखेंगे ए बी सी ठीक है, और चौथी जो है ये नहीं है इसके अंदर। ठीक है, चौथी जो है ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिस्क्राइब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज अ, जैसे उन्होंने फंडामेंटल राइट आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल को उन्होंने क्या बोला है? प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नवल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डेड लेटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो याद रखेंगे क्या बोला इन्होंने? नवल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंश्योराइंड इन इट्स। वेलफेयर स्टेट का आइडिया जो है हमने कहाँ पे इंश्योराइंड किया हुआ है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रियम्बल में, डीपीएसपी में, फंडामेंटल राइट में, 7th शेड्यूल में। ठीक है, करेक्ट आंसर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज रिलेटेड टू द डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? पार्ट 4, पार्ट 4 ए, पार्ट 5, पार्ट 6। ठीक है, कौन सा पार्ट डील करता है आपका डीपीएसपी से? जैसे आपका फंडामेंटल राइट से पार्ट 3 तो डीपीएसपी से पार्ट 4। फंडामेंटल ड्यूटी से कौन सा करता है ये भी बता दो कमेंट बॉक्स में। द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आर एस्टैब्लिश एज पर कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्शन ऑफ द। कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन किसकी थी आपकी? फंडामेंटल राइट की, ड्यूटीज़ की, डीपीएसपी की। ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश की है हमने, तो फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टेट है। फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टेट होगा तो क्या होगा? डीपीएसपी। अगला है, डैश आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड को कौन सा आर्टिकल जो है वो डिफाइन करता है? ठीक है, आर्टिकल 44, 42, 22, 24। 44। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात तो करता है ये, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हो सकता। ठीक है, डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर। ठीक है, सो अब ये डीपीएसपी के अंदर बात करी गई है, सो डीपीएसपी इज नॉट जस्टिशिएबल। ठीक है, ये जस्टिशिएबल राइट नहीं है। सो फंडामेंटल राइट होता तो फिर तो यार फिर तो बड़ी बात करी जा सकती थी। वो जस्टिशिएबल राइट है, डीपीएसपी इज नॉन जस्टिशिएबल राइट। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर,
द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर बोरोड फ्रॉम द डैश कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसको लिया हुआ है? तो बिल्कुल आपको पता होगा, रटा हुआ होगा आपने, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अगला क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर इंस्पायर्ड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन? फंडामेंटल ड्यूटीज का आइडिया हमने कहाँ से लिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। कहाँ से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आइडिया लिया हुआ है? सो याद रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज़? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट। कौन सी कमेटी जो है वो रिलेट करती है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ? सतनाम कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी, धर कमेटी, या फिर इनमें से कोई नहीं? सतनाम, स्वर्ण सिंह, धर कमेटी या इनमें से कोई नहीं? तो आपका कौन सा कमेटी है? स्वर्ण सिंह कमेटी। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, द कमेटी टू ऑपरेशनलाइज द सजेशन टू टीच फंडामेंटल ड्यूटीज टू द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री इज पॉपुलरली नोन एज द डैश। कि भाई इनको सिखाया जाए, जहाँ आता है वहीं कूड़ा फेंक देते हैं, कोई इनको ध्यान नहीं, फिक्र नहीं, फाका नहीं, वो अपनी मस्ती में चल रहे हैं, नंग पंग मचा रखा हुआ है। तो इनको सिखाओ, सिटीजन्स को सिखाने की ज़रूरत है, और साथ में नेताओं को भी। नेताओं ने तो ज़्यादा गंद मंद मचा रखा है। ठीक है, JS वर्मा कमेटी, अभिजीत सेन कमेटी, पोल एप्लेबी कमेटी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो याद रखेंगे JS वर्मा कमेटी ने बोला था कि सिटीजन्स को टीच करने की ज़रूरत है टू ऑपरेशनलाइज फंडामेंटल ड्यूटीज़। इन्होंने तो हल्के में ही ले लिया है, बस पढ़ करके भूल जाते हैं। जिस तरीके से नेता पढ़ करके भूल जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स पढ़ करके भूल जाते हैं, कास्टिज़म के ऊपर ऐसे लिखने वाला एक IAS ऑफिसर जब IAS बनता है, वही जा कर के कास्टिज़म फैला रहा होता है सोसाइटी के अंदर। ठीक है, बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है यार। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट मोनूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस? तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पार्ट नहीं है पहला। ठीक है, आपको प्रोटेक्ट करना है मोनूमेंट को। ठीक है, तो ये इसका पार्ट नहीं है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, तो बिल्कुल ये इसका पार्ट है। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, तो बिल्कुल पब्लिक प्रॉपर्टी, टू सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी ये आपकी ड्यूटी है। टू रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम। ठीक है, तो पिछला हमने एक स्पेशलाइजेशन के अंदर ये क्वेश्चन किया था, तो उसके अंदर ये पूछा गया था कि वो विनोद क्या कर रहा है इमामबाड़ा के अंदर, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना। सो पहला जो है आपका ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ये नहीं कि ये फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट नहीं है। आपके 40 MCQs हमने कर लिए, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSP, उसके प्रियम्बल के, बेसिक फ्यूचर के कुछ। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं, इनको जो है आपको आगे फॉलो करना है, शेयर करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर आने तक आप सभी लोगों को खुदा हाफिज़, रब रख।